हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना ये पहले चैप्टर का क्लास 10th के पहले चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अपना प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स, है ना। अभी तक हमने ये देख लिया था कि नंबर्स रैशनल कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं, ठीक है। 9th क्लास में हमने ये पूरा देख लिया था। हम देखते ही पहचान लेते थे कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि ये इरेशनल है, प्रूव करो कि ये इरेशनल है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम अपना कंसेप्चुअली पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं, 9th का और 10th का। हम यहाँ पर सारा सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और हर चैप्टर में भी टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। उनके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे ही हमारी ये वाली सीरीज़ पूरी हो जाएगी या फिर उससे पहले भी हम क्या करेंगे, एक नई सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें इसके क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पे कंसेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू ही बताया जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट करते हैं और उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हमने स्टार्ट किया है तो हम पूरा ख़त्म करेंगे। एंड तक बने रहना इसमें, ठीक है। कंप्लीट सीरीज़ को देखना और इस सीरीज़ को देखने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी समझ से बाहर हो। उसके अलावा जब हम पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। उसमें हम सारे PYQ कवर करेंगे, RD शर्मा कवर करेंगे, NCERT कवर करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो थोड़े सही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहाँ पे वही अब हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म √n, है ना। जैसे आपको अगर मैंने बोला कि कोई नंबर मैंने लिया यहाँ पे सपोज रूट के अंदर 5, आपसे बोलेंगे कि ये इरेशनल तो है, हम भी जानते हैं इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करके दिखाओ कैसे इरेशनल है। अब जो मैंने पहली वीडियो में, जो इस सीरीज की इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो थी, वहाँ पे हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे कैसे डिविजिबिलिटी होती है ना। उसका यहाँ पे यूज आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं √2 इरेशनल है, ठीक है। लेकिन हमको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम पूरा बिल्कुल परफेक्टली करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बस उनमें हिंट देखेंगे। फटाफट आप अपने घर पे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। कोई एक कर लेंगे तो बाकी सारे सेम हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखो अब यहाँ पे बोला है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम मानते हैं, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि हम पहले कुछ एज्यूम कर लेंगे, है ना, और हम अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम करा था वो गलत है, इसका मतलब दूसरा वाला जो पार्ट है वो सही हुआ, इसका मतलब, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं लेट अस एज्यूम। इसको हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन परफेक्टली देखेंगे। लेट अस एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे ना। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो देयर शुड बी टू नंबर्स A, B। A भी ले लो, PQ ले लो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे A भी ले रहे हैं, जनरली A भी ही लोग लेते हैं, इसलिए हम भी ऐसे ही A भी ले रहे हैं। टू नंबर्स A, B सच दैट A, B किस तरह से होने चाहिए कि अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो √2 = A/B लिख सकें, मतलब P/Q की फॉर्म में लिख लिया। एक बात और छोटी सी आप मेरी सुनो। अब हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो मैंने लिखा 15/20, है ना। 15 भी इंटीजर है, 20 भी इंटीजर है, तो P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या है, यहाँ पे भी देखो 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, कितना आ गया 3/4। क्या अब इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है? 3 और 4 में कोई भी ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 1 के अलावा, मतलब इनका SCF 1 हुआ। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो दोनों नंबर हो गए आपस में, ये को प्राइम हो गए, ठीक है। तो हमने ये माना है कि A और B भी हमारे दोनों क्या है, यहाँ पे A, B आर को प्राइम, है ना। क्योंकि जब हमने P/Q फॉर्म में लिखा
तो हमने उसको रिड्यूस कर लिया। रिड्यूस का मतलब क्या है, जो भी उनमें से कॉमन पार्ट था वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ए और बी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि उनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। मतलब उनमें 1 के अलावा कोई भी उनमें कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इनका HCF 1 है। ठीक है, चलो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं बी को इधर लाऊं तो ये बन जाएगा हमारा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a = b/√2। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम b को इधर लेके चले गए, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। बोथ साइड स्क्वायर करें तो, अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो a² = 2b² आ जाएगा, 2b² आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला, समझना वहीं पे आएंगे वापस, थोड़ा थोड़ा साइड में समझते चलते हैं। मैंने अगर बोला कि x = 3, y है, तो हमको यहाँ से साफ साफ ये दिख रहा है कि x जो है ना वो 3y है। मतलब 3 से तो डिविजिबल है ना, पूरा पूरा है ना भाई। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पे देखो तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका मतलब ये हमारा 3 से डिविजिबल है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स x बोल सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 2 है ना वो a² को डिवाइड करता है। कैसे कर रहा है a² को डिवाइड, क्योंकि a² = 2b² है। a² क्या है, 2b² है, तो 2 का मल्टीप्लाई तो हो रखा है ना। आप 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो कुछ बचेगा ही नहीं, इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। करके देख लो, चलो देखो यहाँ पे हमने लिखा 2b², इसको हमने डिवाइड किया, इसको हमने डिवाइड किया 2 से। ठीक है, क्लास 9th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर याद करो, वहाँ पे हमने डिवीजन देखा होगा, आपने जरूर देखा होगा डिवीजन। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 से अगर मैं b² टाइम्स करूँ तो b² का 2 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 2b² आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम इसमें ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a²। अब ये क्या लिखा है हमने, ध्यान करो, फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जब ये ऐसे स्लैश ना बना करके ऐसे सीधा डंडा बनाते थे तो इसका मतलब होता था कि 2 डिवाइड्स, जो इधर नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मतलब है कि 2 डिवाइड करता है a² को। आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a², है ना। इसका मतलब यही तो हुआ कि 2 डिवाइड्स a²। ठीक है, अब आप ये देखो, 2 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है 2। हमने पहली क्लास में ही ये भी देखा था, मैंने तभी आपसे बोला था कि फर्स्ट क्लास को अच्छे से कर लेना, वो हमें काम आएगी जब प्रूव करेंगे हम। तो अगर 2 एक प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये हमने पहले देखा था। हमने क्या देखा था वहाँ पे कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, वो डिवाइड करता है अगर a² को, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा ना। अगर वहाँ पे नहीं भी देखा था तो अभी के अभी देख लो, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अगर वहाँ नहीं भी देखा था तो अभी देखो कि मान लो मेरा एक नंबर है 3, ठीक है, एक नंबर है 3, या फिर कुछ और ले लो, चलो 7 ले लो, पिछली बार 3 लिया था इसलिए चेंज कर रहा हूँ, हमने 7 ले लिया। अब 7 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मान लो हमने मान लिया कि ये डिवाइड करता है 49 ले लो, चलो 49 को डिवाइड करता है ना। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, तो 7 को भी तो 7 डिवाइड करेगा ना। इसका मतलब अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इतनी बात समझ आ गई। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर 2a² को डिवाइड करता है तो पक्की बात है कि 2 जो है ना वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इम्प्लाइज लगा के आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे इम्प्लाइज लगाते रहो साथ में, है ना। कि इसके बाद ये स्टेप आया, इसके बाद ये स्टेप आया, 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, 2a को भी डिवाइड करता है, इतनी बात हमने देख ली, है ना। काम की बातों की नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम नंबर देते हैं 1, इसको हम नंबर देते हैं 2। ठीक है, आगे का आगे देखेंगे अभी। अब देखो, अगर a एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a = 2c, जहाँ पर c इज एनी इंटीजर। अभी समझाता हूँ ये वाली बात। देखो, हमने ये बोला था कि जो 2 है ना वो a को डिवाइड करता है, इतनी बात क्लियर है ना। 2 a को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये, वो हमने ऊपर से देखा है। तो इसका मतलब अब किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें
अगर हम किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो पक्का पक्का 2 से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पर a जो है वो 2 से डिवाइड होता था, इसका मतलब a जो भी रहा होगा उसमें 2 तो जरूर रहा होगा उसके मल्टीप्लाई में, है ना। ऐसे समझो, अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई 14 है, 14 हमारा 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इसमें 2 × 7 है, इसीलिए तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना ये, है ना। अब जैसे 15 है, मान लो 15 तो नहीं होता 2 से डिवाइड, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इसको 2 × कोई भी इंटीजर यहाँ लिख ही नहीं सकते। क्या इंटीजर लिखोगे? रैशनल नंबर तो लिख सकते हो, इंटीजर नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। इसीलिए हमने बोला कि c कोई भी एक इंटीजर है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रखा है, तो हम a को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। a को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो a है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल था। जब कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब वो नंबर की वैल्यू जो भी है उस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई जरूर हो रखा होगा, तो हमने वहाँ पे यही कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो a² = 4c² आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं चलो थर्ड नंबर, ठीक है। ये फिक्स स्टेप्स हैं, यहाँ पे बस क्या होगा एग्जाम में √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करना है। और जो बाकी अदर फॉर्म है उनका हम अभी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो हमने 1 नंबर लिया था, 1 नंबर में a² की वैल्यू क्या थी, 2b² थी। तो अगर हम a² की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 2b² = 4c² आ जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 3 a² क्या था, 2b² था, तो 2b² हमारा क्या आ गया, 4c² आ गया, 4c² आ गया। ये 2 उधर जाएगा तो b² क्या आ जाएगा, 2c² आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में गया तो b² क्या आ गया, 4c² आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है, देखो b² 2c² है ना, सॉरी मैंने 4c² बोल दिया, 2c² आएगा, 4 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से। b² 2c² है, इसका मतलब जो b² की वैल्यू है वो 2 × समथिंग है, इसका मतलब 2 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना ये। आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b², जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 2 डिवाइड्स a², ऐसे ही 2 डिवाइड्स b², 2 b² को भी डिवाइड करता है ना, क्योंकि यहाँ पे b² की वैल्यू 2c² थी, मतलब वहाँ पे 2 × में आ रहा था। किसी की भी वैल्यू में 2 × में आ रहा है मतलब वो 2 से तो पक्का डिवाइड होगा, ठीक है। इसका अब देखो 2 प्राइम है और b² को डिवाइड करता है, तो ये पक्की बात है कि 2b को भी डिवाइड करेगा। अभी हमने a के लिए भी देखा था सेम, ठीक है। अब इसको हम नंबर दे देते हैं 4, इसको हम नंबर दे देते हैं 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे ध्यान से सुनो, अभी तो अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया 2। हमने यहाँ पे क्या देखा था, a और b को प्राइम है जिसमें सिर्फ HCF उनका 1 है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसमें और कुछ भी कॉमन नहीं है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, बिकॉज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन ही रॉन्ग थी। हमने जो एज्यूम किया था ना, लेट अस एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर, वही रॉन्ग थी। इसका मतलब √2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। ये पूरा सेंटेंस, पूरा स्टेटमेंट आपको इतना करने के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके मैं अभी लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये वाला प्रॉपरली करेंगे हम। देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा स्टेटमेंट, फ्रॉम ये कौन सा नंबर था, 2 था, फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट, या फिर वी कैन सी दैट 2 is the common factor of a, b, but we assumed that a and b are co-prime. A and B are co-prime. This contradiction arises because
और assumption was wrong। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं आगे, यहाँ लिख देना, ये एरो बना के यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद ये है दैट मीन्स रूट 2 इज an irrational number। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आप तभी लिख पाओगे जब आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर है, वरना तो स्टेटमेंट उल्टा पुल्टा लिख दोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है। ये नहीं आएगा तो इसके बेस पे अभी हम आगे करेंगे, वो आएगा जरूर, है ना, इससे रिलेटेड आएगा जरूर, तो इसलिए बहुत अच्छे से करना है, चाहे रटना पड़ जाए। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं और उसी को गलत प्रूव कर देते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वैसे तो हमको इरेशनल प्रूव करना था, लेकिन हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q को प्राइम होंगे। को प्राइम क्यों होंगे? क्योंकि उनमें जो भी कॉमन पार्ट होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं पूरा। हमने a/b लिख लिया, फिर हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, हमने देखा कि a² = 2b² आ गया। इसका मतलब 2 जो है वो a को कंप्लीटली डिवाइड करता है, a² को। जब 2 a² को करता है तो a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वहाँ से हमने देख लिया। अब अगर हम a को 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है तो हम a को कुछ ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक कोई भी इंटीजर है और उसमें मल्टीप्लाई 2 का हो रखा है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, बोथ साइड स्क्वायर करा, यहाँ से वैल्यू पुट करी और फिर नॉर्मली सॉल्व किया, तो हमने देखा कि जो 2 है वो b को भी डिवाइड करता है। लेकिन हमने तो अभी अब 2 तो मतलब a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो इनका कॉमन फैक्टर हो गया। और हमने यहाँ क्या बोला था अभी कि ये कॉमन फैक्टर इनमें सिर्फ 1 है ना, इसका SCF ही 1 है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई क्योंकि हमारी एजम्पशन ही गलत थी, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। इसका मतलब रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, एक इररेशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मैंने पूरा प्रॉपर किया है, अब जो आगे करेंगे उसमें हम स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, फालतू में वीडियो लंबी होती है, ये सब आप स्टेटमेंट बिल्कुल सेम ही रहेगी। ठीक है, करके देखेंगे फटाफट। रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। अब देखो रूट 2 था ना और रूट 5 आ गया, देखना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b दोनों क्या होंगे? को प्राइम होंगे, दोनों के दोनों को प्राइम होंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप? a = b/√5, बोथ साइड स्क्वायर करो, a² = 5b²। इसका मतलब ये हुआ कि जो a² है वो 5 से डिवाइड होता है, मतलब 5 डिवाइड्स a², तो 5 डिवाइड a भी करेगा, बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया था, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ जहां रूट 2 था वहां रूट 5 लिखोगे और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 5 डिवाइड करेगा a को। ठीक है, तो इसका मतलब जो a है हमारा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि 5 × c, है ना। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, a² = 25c²। ठीक है, हमने इसको मान लिया यहाँ पे 1 और इसको मान लिया 2। तो 1 और 2 से अगर हम वैल्यू पुट करें तो a² की वैल्यू क्या है? 5b²। तो 5b² = 25c²। तो b² ये 5 से कटेगा तो 5c² आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि b² 5 से पूरा डिवाइड होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5 डिवाइड्स b²। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 डिवाइड b ऑल्सो, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, ये जरूर पक्की बात है। हमने ये क्लास 1 में देखी थी, है ना, जब 5b को डिवाइड करता है। बस अब क्या था, अब तो हो गया कि देखो यहाँ पे हमने इसको लिया 1, इसको लिया 2 और इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं हम 4। ठीक है, फिर हम लिख देंगे फ्रॉम 2 and 4 वी कैन से दैट 5 इज द कॉमन फैक्टर फॉर a and b, बट वी एज्यूम्ड दैट a and b आर co-primes. This contradiction arises because our assumption was wrong. That means root 5 is an irrational number, not a rational number. इतनी बात क्लियर हो गई ना। पहला कर लिया तो ये भी कर लोगे। अब वो रूट 3 बोले, रूट 7 बोले, कुछ भी बोले, क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। आगे चलते हैं। इट इज़ गिवन दैट रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको ये पहले से बोल दिया कि रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है ना। तो प्रूव करो कि 2√3 एक इर्रेशनल है
क्या बोला उन्होंने कि √3 एक इरेशनल नंबर आपको गिवन कर दिया। तो ये तो बहुत आसान हो गया। देखो इसमें भी हम सेम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 2√3 इज अ रैशनल नंबर, है ना। अब अगर एक ये रैशनल नंबर है तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2√3 इक्वल टू a/b, वेयर a, b आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है ना, है ना। अब देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ से √3 इक्वल टू a/2 भी आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे वेयर a, b एंड 3 आर इंटीजर्स। अभी क्लियर किया हमने ये बात, भाई 3 तो इंटीजर्स है, सबको पता है ये बात, है ना। और a और b हमने इसलिए इंटीजर लिया है क्योंकि अगर हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो a/b की फॉर्म p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पे p और q दोनों के दोनों क्या होते थे, इंटीजर होते थे, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि a भी हमारा इंटीजर, b भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज a, b, 2 आर इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि a/2b मस्ट बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि अगर हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों अगर इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब तो वो नंबर रैशनल नंबर होता है ना। तो इम्प्लाइज √3 शुड बी, जब ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल हुआ ना, शुड बी अ रैशनल नंबर, but it is given that √3 is an irrational number, ठीक है। फिर से हम वही बोलेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज आवर assumption was wrong। इसका मतलब 2√3 is an irrational number, ये एक इरेशनल नंबर है हमारा, क्योंकि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। एजम्पशन क्या थी कि रैशनल है, अब रैशनल रॉन्ग है तो इरेशनल है, सीधी सी बात है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको दे दिया कि इफ इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, बहुत अच्छा किया। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आएगा ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ना भी दे, इट इज़ गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, आपको अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट ना भी दे, आपसे बोले प्रूव दैट 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इज इरेशनल, कुछ भी बोले, इज एन इरेशनल नंबर या फिर इज इरेशनल, ठीक है। अगर 2 मार्क्स में है तो आपको सिर्फ यही पार्ट करना है ना। आप बोलोगे वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। गिवन की जगह क्या लिख दोगे, वी नो दैट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दे दिया तो इसका मतलब वो आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में आपको √3 को पहले इरेशनल प्रूव करना है, जो हमने पीछे किया था, अभी √2 को किया था, √5 को किया था। उसी तरह से आपको पहले √3 को प्रूव करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब अगर सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है, ये आपको गिवन ही नहीं है और ये 5 मार्क्स में दिया है। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, चाहे कितने भी नंबर का है, 2, 5, 10 कितने का है, सिर्फ यही करना है क्योंकि हमको √3 इरेशनल गिवन कर दिया, राइट। अब दूसरी बात यह है कि अगर हमको ये गिवन ना हो और ये 2 नंबर में आए तो भी सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है और ये 5 मार्क्स में आया है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो √3 है उसको भी पहले प्रूव करोगे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। देखिए, प्रूविंग दैट इरेशनलिटी ऑफ द फॉर्म m ± √n, इस फॉर्म की इरेशनलिटी को प्रूव करना है। चलिए करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा और उसके प्लस या माइनस में इरेशनल नंबर मिलेगा। बहुत आसान पार्ट है, फटाफट करते हैं। देखिए 3 - √2 को बोल रहा है। अब हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, स्टेटमेंट आपको पहले से पता है क्या लिखनी होती है। लेट्स एज्यूम दैट 3 - √2 इज अ रैशनल नंबर, है ना, एज्यूम लिख लेंगे हम। तो अगर 3 - √2 एक रैशनल है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पर क्या होगा, a, b ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे।
ये को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब हमने इतना लिख लिया। हम क्या करते हैं, a अपॉन बी को इधर लाते हैं, √2 को उधर लेकर के जाते हैं। 3 माइनस a अपॉन बी इक्वल टू √2। ठीक है, इसको लिख लो 3b माइनस a अपॉन बी। अब ये तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना किसी को एलसीएम लेकर के जो करते हैं, अगर हो तो बता देना, इसकी वीडियो अलग बनेगी फिर। √2 है ना। अब यहाँ पे देखो, बिकॉज 3a एंड b आर इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, इसलिए 3b माइनस a अपॉन बी शुड बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हैं तो नंबर क्या होता है, तो नंबर हमारा रैशनल होता है। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। अब अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब तो √2 जो है वो भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। बट वी नो दैट √2 is an irrational number। फिर से वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज और एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या थी कि 3 माइनस √2 एक रैशनल मान लिया था हमने, तो इसका मतलब 3 माइनस √2 रैशनल है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 माइनस √2 क्या है, 3 माइनस √2 जो है वो इर्रेशनल है। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके बताता हूं कि यहाँ पे कैच क्या है। कैच हमारा ये है, अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आया या 3 मार्क्स में आया तो आपको सिर्फ ये करना है, बस स्टेटमेंट और लिखनी है इसमें। अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो आपको पहले √2 को इर्रेशनल प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा। इतनी बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, 3 + 2 √5 का बोला है। फिर से वही करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, ये एक रैशनल है, तो a अपॉन बी में लिख सकते हैं, और a और b यहाँ पे क्या होंगे, a, b क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर ले आओ, 3 माइनस a, या फिर एक काम करो 2 + √5 को यहीं रहने दो और इसको 3 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि हम नेगेटिव में नहीं लाना चाहते थे, इसको ले भी जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2√5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b, √5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखोगे कि a, b और 3 और 2 आर इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं भाई। 3 और 2 तो साफ साफ इंटीजर दिख रहा है। a, b वो हमने यहाँ पे माना है, क्योंकि हमने इसको रैशनल माना था। तो रैशनल में p अपॉन q में p और q दोनों चीज़ें इंटीजर होती हैं, तभी वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस 3b अपॉन 2b जो है वो एक क्या हो जाना चाहिए, एक रैशनल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब √5 भी एक रैशनल हो जाना चाहिए, क्योंकि √5 के इक्वल में ही तो है ये भी रैशनल हो जाना चाहिए। लेकिन है ना, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि √5 क्या होता है, √5 तो एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन से ये पता चल गया कि हमने जो एजम्पशन करी थी ना वो गलत थी। तो इसका मतलब ये जो है ना 3 + 2 √5 ये एक इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है ना, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बार बार हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के कोई मतलब नहीं है, पहले में हमने स्टेटमेंट लिख दी है, वहाँ पे आप चेक कर लेना, बार बार कर करके देखना, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर देखो अब कौन सी फॉर्म है, दोनों में इर्रेशनल होगा, ये भी इर्रेशनल और उनका प्लस माइनस होगा, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारा वही है कि हम इसमें भी एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो a और a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या होंगे, हमारे दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, अच्छा √7 है, सॉरी √5 बाद लिख दिया बार बार, √5 और √7। हम क्या करते हैं, √7 को तो यहीं छोड़ते हैं, a अपॉन b माइनस √5, हम इसको इधर ले आते हैं। भाई यहाँ प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कुल मिला के हम इसमें कर क्या रहे हैं कि एक तरफ तो हम एक इर्रेशनल नंबर छोड़ दे रहे हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जा रहे हैं हम। ठीक है,
अब देखो, अब यहाँ पे अगर हमको ये इनमें से कोई एक ही हमको इरेशनल छोड़ना है ना। अभी तो यहाँ पे 2 इरेशनल दिख रहे हैं आपको, तो क्या करो, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो। अब देखो स्क्वायर से क्या होगा, √7 × √7 तो 7 बन जाएगा। क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे से। ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी किसी को याद नहीं है तो देख लो, वैसे तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। a² + b² - 2ab, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ किया बोथ साइड का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर = a/b - √5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, इसका स्क्वायर क्या बन गया, 7 = a²/b²। भाई a/b का होल स्क्वायर करना है तो a²/b² कर सकते हैं, प्लस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 - 2 × a/b × √5, ठीक है ना। भाई ये देखो, ये √5 का स्क्वायर था ना, चलो लिख लेते हैं इसको, ये लो कंफ्यूज मत होना, √5 का स्क्वायर। तो ये क्या बना, 7 = a²/b² + 5 - 2a √5/b बन गया इतना, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये जहाँ पे इर्रेशनल नंबर रखा है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर लें कि ये माइनस है ना, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 2a √5/b = ये जो 7 है इसको इधर ले आते हैं इनके साथ में, a²/b² + 5 और -7, ठीक है। वो तो आपको आइडेंटिटी समझाने के लिए लिखी थी। तो ये हो गया हमारा 2a √5/b = a²/b² - 2, ठीक है। तो 2a √5/b = अब तो 1/1 लिख के एलसीएम लेके वो सब पार्ट आपको आता ही होगा। नहीं तो मैंने आपसे बोला था कि हम एक अलग से सीरीज चलाएंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसका नाम होगा कंसेप्ट्स ओनली। तो वहाँ पे छोटे छोटे कंसेप्ट्स होंगे, है ना, जैसे कि ये है एलसीएम लेकर के करना, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10th में आकर के याद आता है कि हमको कुछ सीखना भी है, पास होना पड़ेगा, है ना। उनको SCM SCF LCM लेकर के फ्रैक्शंस को सॉल्व करना ही नहीं आता, ठीक है। तो उनके लिए वो मैं अलग से एक सीरीज बनाऊंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। जिनको आता है उनकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता होगा। a² - 2b²/b², है ना। तो अब देखो यहाँ पे 2a √5, ये मैं बहुत जानबूझ के बड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो स्टेप्स कम कर सकते हो यहाँ पे, है ना। 2 = a² - 2b²/b² × b, b से एक पावर b की ख़त्म हो गई। एक्सपोनेंट में भी करते थे, ऊपर जाते थे, पावर माइनस आएगी, फिर नीचे आ जाएगा, चाहे b की एक पावर से एक पावर ख़त्म कर दो। √5 = a² - 2b²/ ये 2a इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 2ab आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, फिर से वही बात है, ध्यान से सुनना, बार बार स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, फालतू में वीडियो बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। a, 2, b ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब अगर ये सारे इंटीजर्स हैं तो ये न्यूमरेटर भी इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया, तो ये हमारा पूरा नंबर क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, है ना। जब ये रैशनल बन गया इसका मतलब तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि √5 + √7 रैशनल है, वो हमने गलत एज्यूम किया था, है ना। हमारी एजम्पशन गलत थी। इसका मतलब √5 + √7 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात। तो हमने यहाँ पे क्या करा, फाइनली ये इतना बड़ा करके हमने क्या करा, शॉर्ट में समझो, एक इरेशनल नंबर को एक तरफ रखा LHS में या RHS में, और बाकी दूसरी तरफ सारे के सारे हमने क्या करा, इंटीजर्स कर दिए, ताकि हम उसको रैशनल प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इतना बड़ा तामझाम हमने सिर्फ इसीलिए किया था। यहाँ पे 2 हमको इरेशनल दिख रहे थे, उनमें से हमने एक को इरेशनल छोड़ा, एक की इरेशनलिटी हटा दी स्क्वायर्स करके बोथ साइड का। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। √3 - √2 बिल्कुल सेम है, फटाफट खत्म करते हैं। √3 - √2 हमने भी इसको एज्यूम कर लिया कि ये हमारा क्या है, ये एक हमारा रैशनल नंबर है, हमने एज्यूम कर लिया। जब एज्यूम करा रैशनल है तो इसका मतलब तो a और b जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे, ठीक है भाई, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से √2 को उधर लेके चले जाते हैं,
√3। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, देखो दो इरेशनल दिख रहे हैं ना, उनमें से एक की इरेशनलिटी खत्म कर दो। खत्म कैसे कर सकते हो, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो √3 यहाँ है, √3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 आएगा। √3 इंटू √3 मैंने आपको बताया भी था 9th क्लास में कि एक्सपोनेंट में क्या होता है, अभी देख लेंगे एक बार। चलो यहाँ पे पहले लिख लो a/b प्लस √2। ठीक है, अब हमने क्या करा, बोथ साइड स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर इक्वल टू a/b प्लस √2 का स्क्वायर। अब देखो √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, √3 इंटू √3, इसका मतलब 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 3 की पावर 1, तो इसका मतलब ये तो 3 आ गया। 3 इक्वल टू a पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यही तो होती है आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की। पिछले वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हुआ था, इतना सा अंतर है। तो 3 इक्वल टू a² प्लस 2 प्लस 2a√2/b। ठीक है, अब हमारा देखो ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं, यहाँ पे इरेशनल नंबर आ रहा है, तो इसको यहीं छोड़ो, इन सबको इधर लेके आ जाते हैं, है ना। इन सबको इधर लाएंगे तो 3 माइनस a²/b², भाई यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, और -2 इक्वल टू 2a√2/b। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 माइनस a²/b² इक्वल टू 2a√2/b। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है √2 को एक तरफ छोड़ेंगे, क्योंकि ये इरेशनल है, बाकी सारे के सारे इंटीजर्स हैं। यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर जब एक साथ आएंगे तो एक रैशनल नंबर बनाएंगे, और वहीं पे हम कॉन्ट्राडिक्शन बता देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा b² माइनस a²/b² इक्वल टू 2a√2/b। अब देखो ये b डिवाइड में है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक b से एक भी कटेगा, तो क्यों ना यहीं से इसको हम यहाँ पे काट दें। ठीक है, तो b² माइनस a², ये जो 2a यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, तो अपॉन 2ab इक्वल टू √2 कर दिया हमने। फिर वही कि रैशनल जितने भी हमारे इंटीजर्स थे वो सारे एक तरफ, और जो हमारा सिर्फ ये बचा इरेशनल नंबर एक तरफ। ठीक है, अब देखो फिर हम क्या लिखेंगे, a, b एंड 2 ऑल आर इंटीजर्स, दैट मीन्स द नंबर b² माइनस a²/2ab शुड बी अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन यही तो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन यही तो है कि √2 तो इरेशनल होता है, रैशनल होता ही नहीं है। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे। जो हमने एज्यूम किया था वो बात सही हो ही नहीं रही यहाँ पे, है ना। जब वो बात सही नहीं हो रही तो हम आगे क्या लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises because और assumption was wrong, है ना। दैट मीन्स √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है इतनी बात। स्टेटमेंट आपको मैंने पहले ही पढ़ाई थी, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट शुरुआत में हमने यहाँ पे कंप्लीटली इसीलिए किया था ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये बार बार हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के उस बात का देखो कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने पूरी स्टेटमेंट लिखी है, ये सारी की सारी सेम टू सेम स्टेटमेंट चेपनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला चैप्टर हुआ खत्म, बहुत बढ़िया भाई, है ना। हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया, लेकिन ध्यान रखना अभी सिर्फ कंसेप्चुअली खत्म हुआ है। पहले तो मैंने आपसे ये बोला था कि जब हम ये पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे तब हम एक सीरीज शुरू करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि बहुत टाइम हो जाएगा उस चीज़ में। तो हम मोस्ट प्रोबेबली क्या करने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर में एक नई सीरीज शुरू कर लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अब जैसे पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, अब इसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर के, है ना, कर सकते हैं ना। तो हम सोच रहे हैं कि एक सीरीज अलग शुरू कर देंगे, तो ताकि आपका एक चैप्टर में कंसेप्ट होता रहेगा, उस चैप्टर की प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आर.डी. शर्मा का एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, और आप जानते हैं कि आर.डी. शर्मा में एग्जामिनर भी होता है, एनसीईआरटी होते हैं, सारे उसमें आ जाते हैं। एनसीईआरटी में वैसे तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल मस्त होकर पढ़ाई करो, ये कंसेप्ट वाली सीरीज करते रहो साथ में। अभी हम क्वेश्चंस की सीरीज भी मोस्ट प्रोबेबली हम इस वीक में अगले संडे से पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होगी और उसमें भर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे अगर आप पढ़ते रहोगे तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। कोशिश करो 100 आउट ऑफ 100 है, आजकल बहुत बच्चों के आते भी हैं और मैथ्स में आना पॉसिबल भी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। अब हम जो नया चैप्टर जो शुरू करेंगे वो हम AP शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करें। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।